आज हम लोग बात करेंगे फ़िलॉसफ़ी लेक्चर में परफेक्शनिज़्म के बारे में। लेकिन परफेक्शनिज़्म समझने से पहले थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी देखते हैं। भारत में एक बड़े फेमस कथावाचक हैं बाबा अनिरुद्धाचार्य। उनके दरबार में एक लड़की आई थी, छोटी सी 14-15 साल की लड़की थी, और वो रो रही थी और उसने कहा कि वो कोई भी काम करना चाहती है तो अच्छा नहीं हो पाता, कोई भी परफेक्शन जैसे ज़िंदगी में चाहती है। कोई माँ बाप काम करने के लिए बोलते हैं, स्कूल में होमवर्क मिलता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, वो कुछ भी करती है सब बुरा होता रहता है और कुछ अच्छा नहीं कर पाती है, इसलिए वो मरना चाहती है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वीडियो देखिएगा, 20-25 मिनट की वीडियो है। तो यही सारी उसमें बातें हैं। तो इंसान हम हमेशा ऐसा सभी लोगों के साथ होता होगा कि वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर हो नहीं पाता। जैसे इंसान टाइम टेबल बनाता है कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने बजे नहाएंगे, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। लेकिन कभी कभी अलार्म नहीं बजा तो लेट सो के उठा, उसकी वजह से मूड ऑफ हुआ, वो आगे का टाइम टेबल गड़बड़ हो गया। कभी खाना उसने लेट खाया, उसकी वजह से काम गड़बड़ हो गया। कहीं कुछ काम करना पड़ गया तो उसकी वजह से काम गड़बड़ हो गया। तो इंसान उसको लेके बैठ जाता है कि वो जो बेहतर करना चाह रहा है वो बेहतर कर नहीं पा रहा है, और फिर वो सैड रहना शुरू कर देता है। इस परफेक्शनिज़्म में बड़ा इशू है, क्योंकि इंसान सोचता है कि परफेक्शनिज़्म अचानक आ जाएगा, परफेक्ट चीज़ें जो हैं वो अचानक यकायक सामने आके प्रकट हो जाएंगी। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। परफेक्शनिज़्म एक जर्नी है। परफेक्शनिज़्म धीरे धीरे आता है। जैसे आपको कोई ऊंचाई पे पहुंचना है या एक सीढ़ी है, आपको ऊपर छत तक जाना है, तो आपको हर स्टेप से होकर गुजरना होगा। जब तक आप गुजरेंगे नहीं ऊपर तक पहुंचेंगे नहीं। आप उल्टा क्या करें, आधी दूर जाने के बाद थक हार के सोचेंगे कि अरे ऊपर बहुत लंबा अभियान है, हम नहीं जाएंगे, कुछ हो ही नहीं पा रहे, हम लगातार चले जा रहे हैं, और आप स्टेप्स जो है पीछे लेना शुरू कर देंगे। तो क्या आप ऊपर कभी पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। वैसे ही परफेक्शनिज़्म में जो परेशानियां आ रही हैं ना, इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं, वो परफेक्शनिज़्म में रुकावट नहीं है, बल्कि वो परफेक्शनिज़्म की ही जर्नी है। इंसान अगर उसको लेकर बैठ जाएगा, सैड हो जाएगा, तो परफेक्शनिज़्म की तरफ नहीं पहुंचेगा। जो परफेक्शनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो यही कहती है कि परफेक्शनिज़्म एक जर्नी है, और जो चीज़ें हो रही हैं वो सब उसी जर्नी का हिस्सा है। अल्टीमेट रियलिटी परफेक्शनिज़्म है, सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन वो जर्नी लंबी है, वो जर्नी हमेशा चलती रहेगी। तो यानी कि जो परेशानियां आ रही हैं वो भी उसी परफेक्शनिज़्म का हिस्सा हैं। अगर आप उस परेशानी को लेके सैड हो जा रहे हैं तो इसका मतलब आप परफेक्शनिज़्म की जर्नी से पीछे हट रहे हैं, ना कि आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो इसका मतलब उन सारी परेशानियों को, सारी तकलीफ़ों को जिसको लेके आप रो रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो उस परेशानी को एक्सेप्ट पहले करना पड़ेगा, ये मानकर कि यही तो परफेक्शनिज्म की ओर लेकर जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो उस जर्नी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा फ्यूचरिस्टिक वे में भी सोच सकते हैं, पास्ट के कंटेक्स्ट में भी सोच सकते हैं। जैसे कि एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, एक फिल्म स्टार थे, उन्होंने कहा कि इंसान को कभी और जैसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कई बार कोई भी रिलेशन हो तो सोचता है इंसान कि पहले तुम ऐसे नहीं थे या ऐसे नहीं थी, अब ऐसे हो गए, पहले वाले हो जाओ या पहले वाली बन जाओ। ऐसी कई सारी चीज़ें आती। इंटरव्यू में उन्होंने बेसिकली यही बात बोली थी। तो उन्होंने कहा कि इंसान पहले की तरह कभी नहीं बन सकता। हर इंसान वक्त के साथ इवॉल्व हो रहा है, एक जर्नी का हिस्सा है, और उसमें वो बहुत सारी चीज़ें सीख के उससे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो पहले की तरह बनना यानी कि वो पीछे जाने की बात है। इंसान आगे जाए और जो गलत चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके जो है बेहतर बनने की कोशिश करें, तब ज़िंदगी जो है सही रास्ते पर चलेगी। वही चीज़ यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगी। फ्यूचरिस्टिक वे में इसको ले लीजिए, फ्यूचर का सोचिए, तो उस वे में आप जो भी चीज़ें ज़िंदगी में जो भी परेशानी आ रही हैं उन सबको एक्सेप्ट करके मानिए कि यही सारी चीज़ें हमको परफेक्शन की तरफ लेकर जाएंगी। और परफेक्शनिज्म की तरफ जाने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की तरफ इंसान पहुँचेगा, जहाँ पे आगे जो है चल के सब कुछ बेहतर होने वाला है। तो वो क्या है, ये पूरी जो है आप फ़िलॉसफ़ी समझेंगे तो आपको और बेहतर पूरा एक व्यू क्लियर होगा। तो परफेक्शनिज़्म और इस परफेक्शनिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है या जो अप्रोच है फ़िलॉसफ़ी की ब्रांच का, इसमें फ़ेमस जो नाम आता है वो आता है आपका हीगल का। ये फ़िलॉसफ़ी बेसिकली जर्मनी में डेवलप हुई 19th सेंचुरी में, और
इसमें बेसिकली जो बात की गई है वो हाईली आइडियलिस्टिक है, आइडियलिज़म पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। ठीक है, अब आइडियलिज़म क्या होता है? आइडियलिज़म का मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आप आसानी से करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करेंगे उसका एक सटीक रास्ता नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक विचारधारा आपने सुनी होगी, लेफ्टिस्ट है या मार्क्सिस्ट विचारधारा है। मार्क्सिस्ट विचारधारा कहती है कि जो भी सरकार है वो क्या है, पूंजीवादियों की सरकार है। जैसे आज के टाइम पे पूरी दुनिया में जो डंका बजता है, कोई भी देश हो या पूरी जो आप ग्लोबल जो पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वो सब पूंजीवाद से या कैपिटलिज्म से प्रभावित है। अभी रिसेंटली जो युद्ध चल रहा है इजराइल और फ़लस्तीन में, वो भी क्या है, पूंजीवाद की वजह से ही है। अमेरिका एक बहुत बड़ा पूंजीवादी जो है देश है, और इजराइल वो खुद पूंजीवादी देश है। वो सारा पूंजीवाद का खेल है। मिडल ईस्ट में जो इश्यूज़ हैं वो भी सारा पूंजीवाद का खेल है। अच्छा, इससे एक कहानी याद है। आचार्य प्रशांत जो है एक बड़े फेमस जो है थिंकर हैं, उन्होंने कहा कि जब जो है एंटी इस्लामिज़म जहाँ जहाँ है ना, उसकी वजह से राइट विंग का उत्थान हो रहा है। मतलब मुसलमानों की वजह से क्या हो रहा है कि दक्षिणपंथी जो विचारधारा के लोग हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, वो अग्रेसिव हो रहे हैं। मुस्लिम अग्रेसिव हैं इसलिए वो लोग अग्रेसिव हो रहे हैं। यानी कि जैसे भारत में माइनॉरिटी को लेके बड़े सारे इश्यूज़ आ रहे हैं ना, और बड़ी राजनीति हो रही है, तो वो एक जस्टिफिकेशन है कि अगर मेजॉरिटी या भारत में अगर हिंदू कुछ गलत कर रहे हैं मुस्लिमों के साथ, तो वो गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम खुद रिजिड या ऑर्थोडॉक्स या कट्टर हैं, तो उसके रिटेलिएशन में, उसके बदले में उनका वर्चस्व हो रहा है। या दुनिया में जहाँ जहाँ भी उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए कि जहाँ जहाँ जो है राइट विंग इमर्ज कर रही है, दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग इमर्ज कर रहे हैं या उनका उत्थान हो रहा है, उन सब का बेसिक रीज़न बस यही है कि वो एंटी इस्लामिक हैं। और एंटी इस्लामिक इसलिए हैं क्योंकि इस्लामिक जो या मुस्लिम जो लोग हैं वो बहुत कट्टर हैं, बहुत रिजिड हैं। हालांकि ये पूरी थियरी जो है उन्होंने उल्टी बताई। बहुत महान है, बहुत ज्ञान है उनको, चेतना उनकी बहुत जो है बेहतर है। लेकिन यहाँ पे दूसरा पहलू ये है कि मिडल ईस्ट में या जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, खासकर मिडल ईस्ट के कंटेक्स्ट में ही बात होती है, और जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स इमर्ज हुए या आतंकवादी संगठन जो इमर्ज हुए, जो जिसको मुस्लिम टेररिस्ट लोग बोलते हैं, तो वो सब इमर्ज कहाँ हुए? मिडल ईस्ट में हुए, अफ़गानिस्तान जैसे इलाके में हुए। क्यों हुए? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ही वहाँ पे दखल अंदाजी की उनकी ज़िंदगी में, उनके जीने में, उनके जो है तेल के जो भी संसाधन हैं उनको लेकर। तो उसके बदले में इन रिटेलिएशन वहाँ का ग्रुप इमर्ज हुआ। तो वो आतंकवादी या वो मिलिटेंट ग्रुप पैदा ही नहीं हुए अपने आप, वो पैदा किए गए अमेरिका और बाकी जो बड़े बड़े पूंजीवादी देश हैं। तो सारा कनेक्शन पूंजीवाद से है, और उस पूंजीवाद के चक्कर में बाकी लोग पिस रहे हैं। उस पूंजीवाद के चक्कर में दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं। उस पूंजीवाद के चक्कर में मुसलमानों में का इस्तेमाल बेसिकली किया गया। इसका आप इतिहास कभी डिटेल में हम लोग जो है कभी डिस्कस करेंगे, बट समझने की बात है। एक तरफा बातें कर देने से आप किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा डीपली चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल, तो पूंजीवाद की हम बात बता रहे थे कि पूंजीवाद की वजह से इजराइल और फ़लस्तीन का जो है वॉर चल रहा है। तो पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद अपना बेसिकली फ़ायदा देखता है कैपिटलिज्म में कि वो चीज़ें वो बनाना जानता है, वो चीज़ें बनाएगा, लोगों को मुहैया कराएगा, बिना ज़रूरत की चीज़ें पैदा करके लोगों को उस चीज़ों की आदत डाल देगा बेसिकली। मतलब पूरी एक बड़ा जो है उसका वो इकोनॉमिक सिस्टम है, उस पर कभी चर्चा करेंगे आसान भाषा में। जैसे कि आप आईफोन ले लीजिए, तो आईफोन क्या है, नया नया वर्जन आता है और बिना फ़ोन ख़राब हुए लोग अगला वर्जन लेने के लिए, अगला मॉडल लेने के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। ऑर्गन भी बेच देते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं। और आज के टाइम पे जैसे सेलफ़ोन एंड्रॉयड्स बनते हैं, ध्रुव राठी ने इस पर एक वीडियो बनाई कि पहले सेलफ़ोन से बैटरी निकाल सकते थे, नई बैटरी लगा देते हैं, बैटरी ख़राब हो जाती है। लेकिन आज ख़राब हो जाती थी तो, लेकिन आज के टाइम पीरियड में क्या है कि आप बैटरी बदल नहीं सकते, फ़ोन आपको अल्टीमेटली बदलना पड़ेगा। तो यानी कि आप जो है, जो बैटरी पहले 2000, 2500, 3000 की मिल जाती थी, अब बैटरी वो ख़राब हुई तो आप 20,000 का नया फ़ोन लेंगे। ये भी क्या है? पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद के कॉन्ट्रास्ट में उसके अपोजिट एक जो है विचारधारा आई, मार्क्सिस्ट विचारधारा, कार्ल मार्क्स ने दिया। और कार्ल मार्क्स ने दिया, उन्होंने बोला कि जो पूंजीवादी हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो अपना सामान बेचने के लिए लोगों को क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं। लोगों के अंदर वैसी लत डाल दी गई।
तो झक मार के लोगों को खर्च करना है। तो उन्होंने कहा कि ये लोग हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं, इसलिए आम मज़दूरों को, आम लोगों को जिनका शोषण किया जा रहा है, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर पूंजीवादियों को सत्ता से हटा देंगे, क्योंकि जो सरकार चल रही है वो पूंजीवादियों की सरकार चलती है। तो आज भी ये फैक्ट है ना, दुनिया में जहाँ भी सरकारें चलती हैं वो सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठ के चलाते हैं, दिखते नहीं हैं सामने लेकिन बैकग्राउंड में वही होते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि सारे शोषित जो लोग हैं, मजदूर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सब इकट्ठा हो जाएं और पूंजीवादियों के खिलाफ एक क्रांति करेंगे, खूनी क्रांति करेंगे और पूंजीवादियों को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। और फिर वही शोषित और मजदूर वर्ग सत्ता में आएगा, शासन करेगा और चीज़ों को बैलेंस करेगा, पूरी तरीके से पूंजीवाद को ख़त्म करेगा और निजी संपत्ति को ख़त्म कर देगा। किसी का कुछ भी अपना नहीं रहेगा, कोई अपनी ज़मीन नहीं, कोई अपना सामान नहीं, सब कुछ सबका है। आपके पास 4 रोटी है, आपके बगल में 3 पड़ोसी रहते हैं, तीनों भूखे हैं, तो आप 4 रोटी के मालिक बिल्कुल नहीं हैं। उसमें से 3 रोटी बाकी 3 पड़ोसियों की है। क्या है? जो है ये एक मार्क्सिस्ट विचारधारा है। अब ये क्या है? हाईली आइडियलिस्टिक है। आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आप सोचिए कि 3 पड़ोसी को रोटी मिलेगी बगल वाले से, तो ऐसा चांस है कि वो 3 पड़ोसी कभी रोटी बनाए ही ना, कि हाँ ठीक है बगल वाले के पास रोटी रहेगी वो हमको दे देगा। तो हर आदमी क्या करेगा? दूसरे की रोटी के आने का इंतज़ार करेगा। तो ये सिस्टम कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाता। अब रशिया में भी कम्युनिज्म था, मार्क्सिस्ट विचारधारा के हिसाब से सरकार चल रही थी, कम्युनिज्म इसी को बोलते हैं, ठीक है। चाइना में कम्युनिज्म है लेकिन वो भी एक्चुअल कम्युनिज्म से जो है प्रभावित नहीं है, अलग है। तो ये क्या, हाईली आइडियलिस्टिक है। बड़ी बड़ी अच्छी बातें तो हमने की लेकिन उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई कैसे करेंगे वो नहीं पता। वैसे ही ये परफेक्शनिज्म की थियरी, यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे? क्या वो वास्तविक रूप से समाज में एक मतलब उसको अप्लाई किया जा सकता है, उसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है? इसका जवाब हमको नहीं मिलता। तो कैसे जवाब नहीं मिलता, क्या इसमें अप्लाई करना है नहीं करना है, उसको अब समझने की थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं। पहली चीज आप एक समझिएगा कि ये जो परफेक्शनिज्म की थियरी है, ये परफेक्ट जो बनने का रास्ता है उसकी तरफ जाने की बात करती है और ये डेवलप हुई बेसिकली इवोल्यूशनरी एथिक्स के विरोध। इवोल्यूशनरी एथिक्स क्या कह रहा है कि पहले सब बंदर थे, बंदर से इंसान बन गए, हम लोग जैसे, हर चीज धीरे धीरे इवॉल्व हो गई। परफेक्शनिज्म कह रहा है नहीं, कुछ किधर से कहीं कुछ इवॉल्व नहीं हुआ, ना इवोल्यूशन से हमारे नैतिकता को कनेक्ट करने की जरूरत है। इंसान बेहतर हैं, इंसान शुरू से बेहतर थे, आज भी बेहतर हैं और सारे जीव जंतुओं में इंसान ही सबसे बेहतर है। तो इसका मतलब इंसान ही इस फिलॉसफी के केंद्र में है, यानी कि जो भी बातें होंगी वो सब बातें कहाँ पे होंगी? इंसान के को केंद्र में रखकर की जाएंगी और जब इंसान को केंद्र में रखकर बातें की जाएंगी तो इसका मतलब टेलियोलॉजिकल अप्रोच यहाँ पे है, यानी कि इंसान का सुख या इंसान की बेहतरी ज्यादा मायने रखती है। और इंसान का वो सुख, इंसान की वो बेहतरी कैसे आएगी? वो बेहतरी आएगी जीवन के मकसद, जो जीवन का उद्देश्य है उससे आएगी। और जीवन का उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। इंसान आत्मचिंतन करे, अपनी चेतना को जगाए। इंसान की चेतना का जागना ही क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन है। जो यूडेमोनिया, जो ग्रीक फिलोसफर्स ने जो बात की यूडेमोनिया की, वही यूडेमोनिया अल्टीमेटली नहीं है। जैसे अरिस्टोटल ने कहा, गोल्डन मीन, बीच का रास्ता निकालना ही अल्टीमेटली यूडेमोनिया की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने बीच के रास्ते की बात की। वो बीच का रास्ता क्या है? पहली चीज इन्होंने बोली कि रेशनैलिटी डोमिनेट्स इमोशंस। आपकी भावनाओं के ऊपर तर्क होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि भावनाएं इंसान पर हावी हो जाती हैं, इंसान भावनाओं में बहुत सारे फैसले कर देता है, बहुत सारे गलत फैसले कर लेता है। गुस्से में इंसान गलत फैसले कर लेता है, बहुत ज्यादा रो रहा है तो गलत फैसले कर लेता है। तो पहली जो शर्त इन्होंने रखी वो ये कि इमोशंस जो है आपके तर्क पे, रेशनैलिटी पे हावी नहीं होने चाहिए। रेशनैलिटी हमेशा ऊपर रहेगी, किससे? भावनाओं से।
और दूसरी चीज, सोसाइटी हमेशा ऊपर रहेगी इंडिविजुअल से। यानी कि एक व्यक्ति क्या सोच रहा है उससे ज्यादा बेहतर, या मतलब उससे ज्यादा जरूरी ये है कि पूरा समाज क्या फैसला ले रहा है, पूरा समाज क्या सोचता है। क्योंकि पूरे समाज ने अगर कुछ सोचा है, कोई फैसला लिया है, कोई कानून बनाया है, तो इसका मतलब वो बेहतर है, तभी पूरा समाज इकट्ठा आया है। ये एक बेसिक इनका अप्रोच कहता है। तो इंडिविजुअल को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जा रहा, बल्कि पूरे सोसाइटी को महत्व दिया जा रहा है कि सोसाइटी अगर सोच रही है तो जाहिर सी बात है वो सभी के भले के लिए है। और हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो उस बनाए हुए कानून पे या सोसाइटी जो चाह रही है उस पे अपना यकीन रखे। अब ये भी अल्टीमेटली कैसे इंसान उस सोसाइटी पे यकीन रखेगा, ये इसकी धारणा अब आपको क्लियर होगी हीगल की फिलॉसफी से। और यही हीगल की फिलॉसफी अल्टीमेटली आपको बता देगी कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म या परफेक्शनिज्म एक्चुअली में क्या है। एथिक्स में या फिलॉसफी में परफेक्शनिज्म क्या किसको कहते हैं? कोई भी चीज जो पूर्ण रूप से है, एब्सोल्यूट है, वो क्या है? वो परफेक्ट मानी जाती है। कोई भी ऐसी चीज जिसके बाद कोई क्यूरियोसिटी ना बचे, कोई उत्तेजना ना बचे, कोई सवाल जवाब ना बचे, इसका मतलब वो परफेक्शनिज्म का जो है स्टेज है। हर सच जो है इंसान जान जाए, हर सच्चाई जान जाए, हर ज्ञान उसके पास मौजूद हो। तो जब जिस इंसान के पास सारा ज्ञान मौजूद हो, सारी सच्चाई मौजूद हो, तो क्या उसके मन में कोई क्यूरियोसिटी बचेगी? नहीं बचेगी। तो वो वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वही ये फिलॉसफी बताती है। और वो रास्ता कैसे आपको मिलेगा? उसी आत्मचिंतन से जो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जाएगा। और वो सेल्फ रियलाइजेशन अल्टीमेटली आएगा किससे? जब आप अपनी भावनाओं को कम करेंगे और तर्क को ऊपर रखेंगे, और जब आप अपनी व्यक्तिगत चीजों को नीचे करेंगे और पूरे समाज की जो चाह है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, जो बातें हैं, उस पर भरोसा रख के उसको ऊपर करेंगे, तब एक बैलेंस्ड वे में आपके सामने रास्ता आएगा। और वही रास्ता आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेकर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कैसे जो है आप इन सब चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे आप सही गलत डिसाइड करेंगे, कैसे आप मान लेंगे कि हाँ जो चीज है वो बिल्कुल सही है, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने डायलेक्टिकल मेथड बताया कि कोई भी चीज, कोई भी अच्छी या बुरी चीज या सच्चाई या नैतिकता से संबंधित जो चीजें हैं, वो डेवलप होती हैं एक प्रोसेस के तहत। और वो प्रोसेस क्या है? डायलेक्टिकल प्रोसेस है, जिसमें तीन चीजें होती हैं: थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। थेसिस क्या है? कोई भी विचार, कोई भी आइडिया, थेसिस हो गया। अब उस विचार के अपोजिट कुछ निकल के आया, वो आपका क्या हो गया? एंटीथेसिस हो गया। अब उस अपोजिट विचार से और जो विचार पहले से मौजूद था, दोनों के मिश्रण से कोई ना कोई एक कंक्लूजन सामने आएगा। वो कंक्लूजन क्या है? वो है आपका सिंथेसिस। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट आता है, तो एक थेसिस मान ले लीजिए, यदुनाथ सरकार जैसे जो अंग्रेजों के चाटुकार हिस्टोरियन रहे, हमको तो चाटुकार ही लगते हैं, भले बड़े सारे इतिहासकारों ने, मेनली अंग्रेजों ने उनको बहुत महान बताया है और अपने युग का सबसे बेहतरीन इतिहासकार के तौर पे उनको संबोधित किया गया है। तो बहरहाल यदुनाथ सरकार ने एक विचारधारा दी, मुगलों के बारे में बहुत किताबें उन्होंने लिखी, और औरंगजेब के बारे में खासकर, और सिर्फ बुराई 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 भर के उन्होंने छोड़ दिया, रावण और पता नहीं क्या क्या कहा औरंगजेब। ये मान लीजिए उनकी एक थेसिस है, उनका एक आइडिया है, उनका एक बिलीफ है। अब उस बिलीफ की वजह से, चूंकि अंग्रेजों ने जानबूझ के ऐसी चीजें लिखवाई थी ताकि हिंदू मुस्लिम में दूरी है, और यही हुआ भी, उस उन किताबों की वजह से इतनी नफरत पैदा हुई कि हिंदू जो है अल्टीमेटली औरंगजेब से नफरत करते करते भारत के मुसलमानों से नफरत करने लगे। और आज के टाइम पीरियड में, करंट टाइम पीरियड में, ये हालत आप देख रहे हैं। तो इस थेसिस से, इस विचारधारा से एक एंटी थेसिस डेवलप हुआ, एक काउंटर आइडिया डेवलप हुआ। और वो काउंटर आइडिया क्या है कि जो मुस्लिम हिस्टोरियंस रहे या वैसे जो एनलाइटेंड लोग रहे, उन्होंने औरंगजेब की
आज बाकी सारी बुरी चीज़ों को साइड करके अच्छी चीज़ों को सामने लाना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है एक इंसान के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी। किंतु ना सरकार ने सिर्फ बुरी चीज़ें सामने पेश की और उसका नतीजा क्या हुआ, समाज बढ़ गया, नफरत पैदा हो गई। तो अब बाकी लोगों ने क्या किया, एंटीथेसिस अपना दिया और औरंगजेब के बारे में अच्छी चीज़ें लाना शुरू कर दिया। जो चीज़ें उसने अच्छी की, मंदिरों को दान दिए, कई सारे मंदिरों को सुरक्षा दी, हिंदुओं की कई सारी चीज़ें जो है बेहतर की, गाय काटने पे पाबंदी लगाई और कई सारे मंदिरों पे जो है डोनेशन वगैरह दिए, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हुई। तो उन अच्छी चीज़ों को सामने लाना शुरू किया। तो एक तरफ बुरी चीज़ है, एक तरफ अच्छी चीज़ है। अब ये जब दोनों मिक्स हुई तब इंसान एक सिंथेसिस क्रिएट करेगा, सिंथेसिस की तरफ पहुंचेगा और एक नया आइडिया इमर्ज होके आएगा और पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पे धर्म की तो बात ही नहीं थी, यहाँ पे तो बात सिर्फ एक राजा की थी। और राजा क्रूर भी होता है, दयालु भी होता है, और जब उसको जहाँ जैसी जरूरत होती है वो वैसा होता है। ना उसके लिए उसके अंदर कोई दया होती है, ना कोई मुरव्वत होती है। बहुत सारे ऐसे राजा मिलेंगे जिनके अंदर दया दिखाई देगी, लेकिन जनरली क्या है कि वो राजनीति में इंसान अपनी हदें पार करता है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन मेडिवल टाइम पीरियड में, एशियन टाइम पीरियड में ऐसी चीजें होती रही हैं। कई बार हम जैसे जिक्र किए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा, अजातशत्रु को उसके बेटे ने मारा, उसके बेटे को उसके बेटे ने मारा। ये क्रूरताएं तो चली आ रही हैं, लेकिन मेडिवल टाइम पीरियड में औरंगजेब का अपने पिता शाहजहां का कैद करना ज्यादा हाईलाइटेड है, क्योंकि वैसे वैसे इतिहास लिखा गया। तो कोई भी एक आइडिया होता है जो थेसिस है, उसके अपोजिट एक काउंटर आइडिया डेवलप होता है, उसके खिलाफ एक आइडिया डेवलप होता है जिसको बोलते हैं एंटीथेसिस। और फिर इन दोनों के मिश्रण से एक नया आइडिया इमर्ज होता है, एक नई सच्चाई सामने आती है जिसको बोलते हैं सिंथेसिस। इस तरीके से इंसान कहाँ पहुंचेगा, अल्टीमेट रियलिटी की तरफ, यूडेमोनिया की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। क्यों? क्योंकि वो थेसिस को भी सच मान के रुक नहीं रहा है, उस थेसिस को क्वेश्चन करते हुए क्यूरियोसिटी बची थी, क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो जवाब तलाश करने की कोशिश करता है और एंटीथेसिस मिलता है उस, और उस एंटीथेसिस और थेसिस के मिश्रण से वो सिंथेसिस डेवलप होता है और उसको एक नया जवाब मिलता है। तो अल्टीमेटली ये थेसिस क्या था, एकदम अधूरा था। फिर एंटीथेसिस आया तो उसका ज्ञान थोड़ा सा और पूरा हुआ, और फिर सिंथेसिस आया तो इसका मतलब इंसान परफेक्शनिज्म की तरफ बढ़ गया, इंसान परफेक्ट हो गया, उसकी सोच परफेक्ट हो गई। इवोल्यूशन जो हुआ वो मन से हुआ, ठीक है। यहाँ पे शारीरिक जो है इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन नहीं हो रहा, जो इवोल्यूशनरी एथिक्स में कहा गया। इसीलिए इसकी अपोजिट है, ये बोल रहा है कि दिमाग में इवोल्यूशन हो रहा है, चेतना का विकास हो रहा है, तो इंसान परफेक्शनिज्म की तरफ पहुंच रहा है, ऐसे पहुंचता है। लेकिन ये कहते हैं कि ये सिंथेसिस भी जो है एंड नहीं है। जो बात हम शुरू में बोले कि परफेक्शनिज्म एक जर्नी है, जो भी चीजें अच्छी बुरी हो रही है ना, वो परफेक्शनिज्म तक पहुंचने का सिर्फ रास्ता ही है, वो जर्नी चलती रहेगी। तो ये सिंथेसिस भी आखिरी नहीं है। अब ये सिंथेसिस भी फिर कुछ वक्त बाद क्या बन जाएगी, एक थेसिस बन जाएगी। फिर इसके अपोजिट में एक विचार आएगा, और फिर उस विचार और जो है अपोजिट वाले विचार से मिलकर फिर एक नया सिंथेसिस आएगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और इंसान का स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन जो है होता रहेगा। ये क्या है, हेगल का डायलेक्टिकल मेथड। यही जो है हेगल का प्रिंसिपल जो है, इनविजिबिलिटी ऑफ द न्यू, नवीनता की अजेयता। वही बात है, नया विचार आता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होता। दूसरी चीज, हेगल क्या कहता है एथिक्स के बारे में, अच्छा और बुरा के बारे में। तो यहाँ पे भी हेगल ने 3 स्टेज की बात की, और वो 3 स्टेज क्या है, डेवलप हो रहा है बेसिकली उसी ट्रायड की तरह, उसी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की तरह। कैसे? जैसे समझिए कि एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स है। एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स क्या है? जैसे कि आप अपने घर में या जहां भी रहते हैं, किसी मान लीजिए जहां, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में रहने तो इसका मतलब हमें कानून का पालन करना है, संविधान का पालन करना है। ये क्या एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स है कि हमको रूल रेगुलेशंस बता दिए गए हैं कि हमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। अगर आप ये काम जो मना किया गया है वो करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। जो है डर दिखाया जाता है, सजा का डर दिखाया जाता है, फाइन्स वगैरह लगाई जाती है। सब क्या है, ताकि इंसान अच्छे काम करता रहे, बुरे कामों से अपने आप को
बचाए। ये क्या है? एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स, जहां पे बाहर से कंट्रोल है नैतिकता का। दूसरा होता है इंट्रोवर्टिव एथिक्स, जहां पे आंतरिक नैतिकता की बात होती है कि इंसान अपने से सोचता है कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। जैसे कि हो सकता है शराब पीना, हिंदुइज्म में कुछ लोग उसको बुरा नहीं मानते, पाप नहीं मानते, लेकिन इस्लाम में उसको बहुत बड़ा पाप माना गया। तो ये क्या है? एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स का हिस्सा है कि हाँ मना किया गया है तो हम नहीं पिएंगे। एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स। इंट्रोवर्टिव एथिक्स क्या है? कि मान लीजिए कोई नॉन मुस्लिम है जिसकी फैमिली या जिसका समाज मानता है, क्योंकि बहुत से लोग बुरा भी मानते हैं शराब पीने, तो मान लीजिए वो समाज मानता है कि शराब पी सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान अपने से सोच रहा है कि नहीं, शराब पी के क्या ही होगा, नशा करके क्या होगा, ज्यादा चढ़ गए तो गिर उड़ जाएंगे, वैसे भी इंसान आपा खो देता है, वगैरह वगैरह। इंसान अपनी समझ से, अपनी मैच्योरिटी से एक फैसला जो है करता है और वो एक अच्छा रास्ता चूज करता है। ये क्या हो गया? इंट्रोवर्टेड। और तीसरी स्टेज होती है परफेक्ट इंटीग्रेशन की। ये लास्ट स्टेज है। और तीसरा सिंथेसिस कह लीजिए ये, क्योंकि एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स शुरुआत में बच्चा है मान लीजिए, बड़े भी हो गए तो भी एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स के हिसाब से इंसान को सही गलत बताया जाता है और इंसान उसी के साथ जिंदगी गुजारता है। थोड़ा और मैच्योर हो गया, इंट्रोवर्टिव एथिक्स हो गया, रूल रेगुलेशन गया तेल लेने, अपने हिसाब से उसको खुद समझे कि हाँ मर्डर करना गलत बात है, थप्पड़ मारना गलत बात है, गाली देना गलत बात है, शराब पीना गलत बात है, उसको अपने समझ में आ गई। और ये दोनों चीजों को मिक्स करता है और परफेक्ट इंटीग्रेशन डेवलप होता है और वो फुल्ली अलाइंड हो जाता है मोरल प्रिंसिपल से कि हाँ ये चीज गलत है तो गलत है। जैसे कोई भी एक इंसान है कहेगा कि हाँ माँ बाप को गाली देना गलत बात है, माँ बाप की जो है बेइज्जती करना बुरी बात है ना, टीचर की बेइज्जती करना बुरी बात है। इसमें क्या कोई दलील की जरूरत है, कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत है, कोई कानून की जरूरत है, कोई संविधान की जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। इंसान समझ सकता है अपने आप ये झट से। इसको बोलते हैं मुनकर उर्दू में, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेज है। तो इंसान इस फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ता है, परफेक्ट इंटीग्रेशन के स्टेज की तरफ बढ़ता है, जो अल्टीमेटली क्या है? सिंथेसिस है। और यही प्रोसेस है परफेक्शनिज्म की तरफ पहुंचने का, सही और गलत डिसाइड करना। ठीक है। तो पहला किस केस में हो गया? विचारधारा के कंटेक्स्ट में, इंसान के जो है चेतना के कंटेक्स्ट में। और दूसरा जो एथिक्स, इनकी बात, एथिक्स जो बात कर रहा है वो क्या है? आपका नैतिकता के कंटेक्स्ट में बात हो गई। अब इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? हमारे समाज में होगा, हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में होगा। और यही राज्य हमें उस परफेक्शनिज्म की तरफ अल्टीमेटली लेकर जाएगा, जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी है। कैसे लेके जाएगा? पहला तो हमने विचारधारा को समझ लिया कि कैसे थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस हो रहा है। फिर हमने ये भी समझ लिया कि इंसान कैसे इवॉल्व करेगा अपने दिमाग को एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स, इंट्रोवर्टिव एथिक्स और परफेक्ट इंटीग्रेशन के तहत। और परफेक्ट इंटीग्रेशन तक पहुंचने का मतलब इंसान की चेतना इतनी महान और इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो इस चेतना के ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि अब स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिक्स के रूप में या बनने के रूप में जो है तैयार है। नैतिकता का उच्चतम रूप क्या होगा? वो आपका राज्य होगा, जो आप देश जहाँ पे आप रह रहे हैं वो होगा। कैसे होगा? जैसे यहाँ पे भी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस देखिए। थेसिस यहाँ पे क्या है? फैमिली है। एंटीथेसिस क्या है? सिविल सोसाइटी है, जो समाज में आप जिस मोहल्ले कॉलोनी में आप रह रहे हैं। और सिंथेसिस क्या है? आपका राज्य। कैसे क्या हो रहा है समझिए थोड़ा सा ध्यान से। थेसिस आपका परिवार है। परिवार क्या है? कि आप अपने परिवार में रहते हैं, अपनी परिवार की फिक्र करते हैं, अपने माँ बाप भाई बहन सबकी फिक्र करते हैं, बदले में कोई चाह नहीं रखते। आपका एल्ट्रुइज्म है ये, मतलबी या स्वार्थी बना नहीं है ये। आप अपने माँ बाप की फिक्र करें, क्या किसी लालच में कर रहे हैं, किसी स्वार्थ में कर रहे हैं? नहीं, एल्ट्रुइज्म है आपका। एल्ट्रुइज्म पहले भी बता चुके हैं, नहीं पता तो आप पीछे की वीडियो देखिएगा। तो फैमिली जो होती है ना, उसमें इंसान क्या है? एल्ट्रिस्टिक होता है। वो भी पर्टिकुलरिस्टिक एल्ट्रुइज्म यहाँ पे। पर्टिकुलर मतलब खास, विशिष्ट। और खास कौन है? वही परिवार के लोग, वही जो क्लोज हैं, वो बेस्टी बेस्टा हो गए, परिवार के लोग हैं, उनकी इंसान फिक्र करता है, उनका अच्छा सोचता है, बदले में किसी भी चाह के। थेसिस आपका हो गया। इसका एंटीथेसिस क्या है? सिविल सोसाइटी।
इंसान अपने परिवार से थोड़ा बाहर निकलता है और अपने मोहल्ले, अपनी कॉलोनी, अपने समाज को देखता है और देखता है कि हर इंसान अपने अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए मेहनत में लगा है और सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं। एक कंपटीशन है। जाहिर सी बात है, जैसे आप अपने परिवार का सोच रहे हैं, सामने वाला भी अपने परिवार का सोचेगा। तो बाहर निकलने पे पूरा समाज ही वही काम कर रहा है, सब वही काम कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। सब इगोइस्ट हैं, सब अपना देख रहे हैं, लेकिन काम सब इकट्ठे एक ही कर रहे हैं। ये क्या हो गया? यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस थेसिस को, फैमिली को और सिंथेसिस को यानी कि सिविल सोसाइटी को मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या होगा कि वो लोग जो सिर्फ परिवार का भला सोच रहे थे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाह के, और सिविल सोसाइटी में वो लोग जो सब मेहनत कर रहे हैं अपने अच्छाई के लिए, अपने बेहतरी के लिए, लेकिन सब कर रहे हैं ना, लेकिन सब अपने अपने फैमिली के हिसाब से अपना अपना फायदा देते हैं। तो दोनों को मिलाने का मतलब क्या है यहाँ पे कि सिविल सोसाइटी से सबको हम लोग लेंगे, यानी कि यूनिवर्सलिस्टिक लेंगे, सार्वभौमिक रूप से सबको इकट्ठा करेंगे। और फैमिली में जो पर्टिकुलरिस्टिक एल्ट्रुइज्म है, यानी कि वो भावना जिसमें हम बिना स्वार्थ के सब काम कर रहे हैं, वो भावना लेके आएंगे। तो जब इन दोनों का मिश्रण लेके आएंगे, जो हमारा राज्य है वो बहुत बेहतर बनेगा, क्योंकि सब लोग इकट्ठे एक साथ मेहनत करेंगे और सबके मन में एक अच्छी भावना होगी बिना किसी स्वार्थ के। तो जब इस तरीके का एक राज्य डेवलप होगा, इस तरीके का समाज बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो समाज बहुत बेहतर है, परफेक्ट समाज है। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि क्या ऐसा समाज बनना मुमकिन है कि सब लोग अपना अपना निजी फायदा छोड़ के सभी का फायदा सोचें और सब इकट्ठे बिना किसी स्वार्थ के जो है काम करते रहें दूसरे के लिए? क्या ऐसा मुमकिन है? बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसी की बहुत आलोचना होती है कि परफेक्शनिज्म आपका ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारा परफेक्शनिज्म के बारे में था। इसके अलावा दो तीन छोटी चीजें देख लेते हैं हेगल के बारे में। जैसे कि एक नारा था, डू डाई टू लिव। डाई टू लिव क्या है? ये बेसिकली क्रिश्चियनिज्म जो है, क्रिश्चियन लोग होते हैं जो ईसाई हैं, उनका नारा था। ये इस्लाम में भी अप्लाई होता है बेसिकली, क्योंकि ये नारा ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड के लिए था। क्योंकि क्रिश्चियन और जो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद आखिरत है, यहाँ पे तो टेम्पररी दुनिया है, मरने के बाद मेन जिंदगी वहां पे है। तो इंसान मर कर जिए, ठीक है, और मर कर जिए का मतलब क्या है? यहाँ पे अपने अच्छे काम करे, सही सी जिंदगी गुजारे, आगे उसको जीना है, तो यहाँ पे मरेगा तब आगे जिएगा ना। तो हेगल ने इसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से किया। यहाँ पे इंसान मर कर जिए का इंटरप्रिटेशन इन्होंने इस तरीके से किया कि एक जो है अच्छे इंसान की जिंदगी गुजारो, और अच्छे इंसान की जिंदगी गुजारने का मतलब है कि इंटेलेक्चुअल बन के जिंदगी इंसान अपनी गुजारे। मतलब वैसी जिंदगी जो कुछ अच्छा नहीं सोच रही, लालच में पड़ी है, इमोशन से कुछ वो नहीं है, इंटेलेक्चुअलिटी से कनेक्शन नहीं है, चेतना से कनेक्शन नहीं है, वैसी जिंदगी क्या मतलब? वो जिंदगी खत्म करके एक अच्छी जिंदगी गुजारे जिसमें इंसान एनलाइटेंड है। और दूसरी चीज क्या है? बी अ पर्सन, व्यक्ति बनो, मतलब इंसान बनो। इंसान बनना काफी है। सब होमो सेपियंस सेपियंस हैं, सब इंसान है, सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धर्म जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबकी अपनी डिग्निटी है, सब बराबर है। तो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, इंसान को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट मत करो। ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या है? कि हम इंसान को सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिफिकेशन। कि आप अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी बात मनवा रहे हैं। बात मनवा रहे हैं मतलब गलत बात मनवा रहे हैं। जायज़ बात तो हर इंसान कहता है। जैसे माँ बाप कुछ बात हमसे कह रहे हैं, मान लीजिए हमको आधी रात तक बाहर घूमना है, तो आधी रात तक बाहर घूमना है, माँ बाप मना कर रहे हैं, रोज मना कर रहे हैं, हम फिर भी रोज लड़ जा रहे हैं, और हम फील करें कि अरे माँ बाप मेरा ऑब्जेक्टिफिकेशन करें, माँ बाप हमको सामान की तरह इस्तेमाल करें? नहीं, वो तो सही बात कह रहे हैं। तो सही बात के लिए कोई अगर आपको बाध्य कर रहा है, मजबूर कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है। गलत चीज के लिए कोई करे तो वो ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ, सामान की तरह इस्तेमाल करना हुआ। तो बहरहाल ये कह रहे हैं क्या कि इंसान को सामान की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसान इंसान है और सब इंसान समान है, सब इंसान बराबर हैं, हर इंसान एक डिग्निटी डिजर्व करता है। तो बेसिकली ये था आपका परफेक्शनिज्म। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्नोस्टिसिज्म या अज्ञेयवाद, और इसमें फेमस जो फिलोसफर हैं वो है कांट।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।